नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में भोपाल विदिशा 6-4 लेन मार्ग, देवास पटाखा फैक्ट्री दुर्घटना की न्यायिक जांच, हवाई कनेक्टिविटी विस्तार और महिला सशक्तिकरण जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य वन प्राणी बोर्ड की 32वीं बैठक में शामिल हुई, जिसमें वन्यजीव संरक्षण, इको टूरिज्म विस्तार और नई परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का वितरण किया। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सरकार ने कृषि अनुसंधान, सड़क कनेक्टिविटी, महिला सम्मान और औद्योगिक हादसों की जांच से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए इछावर के भावखेड़ी में रिसर्च यूनिट स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए सरकार की ओर से 20 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क और स्थायी पट्टे पर आवंटित की जाएगी। रिसर्च सेंटर में सोयाबीन की फसल को प्रभावित करने वाली बीमारियों और कृषि संबंधी समस्याओं पर अध्ययन किया जाएगा। कैबिनेट ने भोपाल विदिशा मार्ग के उन्नयन को भी मंजूरी दी है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत मौजूदा 2 लेन सड़क को विस्तार देकर 6 लेन किया जाएगा। कैबिनेट ने विपरीत परिस्थितियों में साहस और संघर्ष के साथ काम करने वाली महिलाओं को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार से जुड़ा अहम फैसला लिया है। अब संघर्षशील महिलाओं को 2 लाख रुपए का पुरस्कार देने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही रानी अविंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि भी बढ़ा दी है। पहले यह पुरस्कार 1 लाख रुपए का था, जिसे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया है। कैबिनेट बैठक में वन प्रबंधन समितियों के तहत काम करने वाले श्रमिकों को मिलने वाले लाभांश के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। प्रस्ताव है कि लाभांश का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रमिकों को दिया जाए। प्रत्येक मंगलवार की तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में विशेष रूप से इस बात को बताया कि ये पहली बार ऐसा होगा 80 साल में कि जब माननीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर पर जाएंगे तो वंदे मातरम का गान होगा। ऐसा देश में पहली बार होगा आज़ादी के बाद। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रगान है और दूसरा अपना जो प्रक्रिया जैसी चलती थी वैसी चलेगी। तो एक हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, बहुत सफलतापूर्वक निकाली जा रही हैं। जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस का संदेश का सीधा प्रसारण होगा और 2 तरह से होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो उनके संदेश का वाचन होता ही है, साथ ही जिला स्तर पर उस जिले की उपलब्धियां जो है, पिछले दिनों हुए विकास के काम हैं, वो भी जिले में लोगों को पता चले किस तरह से हमारी सरकार आगे बढ़ी है, सोशल वेलफेयर की स्कीम से किस तरह सरकार आगे गई है। उस सब के भी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जन विश्वास अभियान को लेकर भी चर्चा हुई है। जन विश्वास अभियान के पहले सप्ताह की बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चाहे अधिकारी हो या मध्य प्रदेश में जन अभियान, हमारा जो जन विश्वास अभियान है, इसके शुक्रवार के दिन की जो रिपोर्टिंग है पूरे प्रदेश में, चाहे शासकीय स्तर अधिकारियों की हो या राजनेताओं की हो, बहुत ही बढ़िया इसके परिणाम निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आगामी समयों में जो स्थानीय स्तर की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं उनके निराकरण के लिए और सरकार से सीधे संवाद के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हमारी ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कोशिश है सरकार की। होम स्टे का भी विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया है कि
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड टाटा स्ट्राइप के मध्य 2 वर्ष की अवधि के लिए जो MOU निष्पादित किया गया है, इसमें होम स्टे इकोसिस्टम में लगभग 1000 हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देने की बात भी हमारी सरकार ने करी है और 1000 वो लोग जिनके अपने मकान हैं और होम स्टे के रूप में वो व्यवसाय कर सकते हैं। ये खुद के व्यवसाय के लिए एक अच्छी परियोजना है जो मध्य प्रदेश में इसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। 14 तारीख में विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी कार्यक्रम होंगे। जिला स्तर और संभाग स्तर पर शांति मार्च, मौन जुलूस आदि निकाले जाएंगे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस विभाग में जो हमारी सरकार ने किया है कि 58 संवर्गों में 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नत हुए। मुझे लगता है एक साथ पुलिस डिपार्टमेंट में इतने प्रमोशन से पहली बार, और इसके कारण हमारा जो स्पेस बनेगा भर्तियों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रमोशन के कारण भर्तियां अटकी हुई थी, प्रमोशन होने से भर्तियों का रास्ता खुलेगा। एक नवाचार और प्रदेश में हो रहा है कि हम चूंकि हमने पिछला वर्ष औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया है, और जो चीज निकल के आई है कि हमारे यहाँ औद्योगिक सुरक्षा बल मध्य प्रदेश में नहीं है, तो अभी 3 सुरक्षा बलों के गठन की बात हमारे प्रदेश में हुई है और सबसे पहला जो है वो खंडवा में इसके लिए एक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा, मध्य प्रदेश का पहला। लेकिन इसको बाद में पुलिस बटालियन बनेगी नई, और उस पुलिस बटालियन के बनने से एक तो जॉब भी क्रिएट होंगे, साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में जो असुरक्षा का एक माहौल रहता है उससे भी एक निजात मिलेगी। बलराम कृषि महोत्सव धूमधाम से पूरे प्रदेश में मन रहा है। 15 जुलाई से अब तक लगभग 13 आयोजन हो चुके हैं। आज 14वां आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं, और स्वाभाविक रूप से चूंकि कृषि कल्याण वर्ष है तो इसमें हर हाल में किसान को 10 घंटे बिजली मिले खेती के उपयोग के लिए, इस बात के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और कृषि कल्याण वर्ष में दुग्ध उत्पादन, हमारा जो व्हाइट रेवोल्यूशन है जिसे कहते हैं, उसमें बहुत मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है। अभी सांची ब्रांड का जो हमारा उसके ब्रांड के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी हमारा उत्पादन लगभग 12% है दूध का। इसे हम 20% लक्ष्य पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं और जिस पर विभाग भी काम कर रहा है। ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व तो पहले G20 बैठकों और अब ब्रिक्स की बैठकों के माध्यम से भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान उज्जवल हुई है। मध्य प्रदेश भी सौभाग्यशाली है कि हमें ब्रिक्स की दूसरी बैठक की मेजबानी करने का अवसर मिला, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में बताया कि मुख्य थीम जो रही है वो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के संकल्प के साथ आयोजित इस 3 दिवसीय वैश्विक समागम ने राष्ट्रीय कूटनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग का एक नया इतिहास रचा है। इसमें 14 देशों के 55 उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल हुए। 11वीं विश्व संस्कृति मंत्रियों की बैठक, भोपाल घोषणा पत्र का अंगीकार करना, इस तरह के बड़े दूरगामी परिणामों को लक्षित करते हुए एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ है। हमारा एविएशन इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका है और एयर कनेक्टिविटी में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का वाहिद राज्य है जिनमें कि आज़ादी के पहले के एयरपोर्ट, आज़ाद होने के बाद 5 बरस तक की उपलब्धि और इन 5 सालों की उपलब्धि, इसमें अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। पहले जहां हमारे पास केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का, अब धीरे धीरे करके हम बड़े हैं। रीवा हमारा नया एयरपोर्ट बना है, हमारा उसकी कनेक्टिविटी भी हमारी पहले से बढ़ी है। सतना का एयरपोर्ट बना है, दतिया का एयरपोर्ट बना है, उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। और कल जो पिछले दिनों हमारी 8 नई हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू हुई हैं। इंदौर अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उसमें शामिल है। भोपाल से सरजाह सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है, और भोपाल से रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, जबलपुर कोलकाता ये भी प्रारंभ की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हवाई यात्राओं के मामले में ही मध्य प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है। एक और चीज आज हमारी कैबिनेट मीटिंग में जो हुई, भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर इसको विकसित करना है। उसमें जो सराउंडिंग्स है, आसपास के हमारे बड़े शहर हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, भोपाल से किस तरह उनको सुविधाओं में और शामिल किया जाए, तो बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा
एक 6 लेन यहाँ भोपाल से मेट्रोपॉलिटन बने तो विदिशा को एक भोपाल विदिशा मार्ग का उन्नयन कर रहे हैं। 2 लेन से 4 लेन करेंगे इसको। पेवर शोल्डर निर्माण किए जाएंगे और ये लगभग पहले इसको 1467.42 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी, लेकिन बाद में इसको पुनरीक्षित किया गया तो 1617.70 करोड़ की राशि इसमें जारी की गई थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भूमि के लिए जारी नवीन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की लागत में 140 करोड़ की और वृद्धि हुई है। तो आज हम कह सकते हैं कि लगभग 1757 करोड़ की ये इस परियोजना को स्वीकृति मिली है। और ये इस परियोजना हेतु जो कंसेशन हमारा अवधि है वो 17 वर्ष की रहेगी। और इस मार्ग के बनने से भोपाल के साथ साथ विदिशा को भी एक बड़ा बाजार मिलेगा। विदिशा को विकास की सुविधाओं संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब मार्ग बनता है तो मार्ग विकास के रास्ते भी खोलता है, इंडस्ट्रीज के रास्ते खोलेगा। आपके होटल इंडस्ट्री है, वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक्स है, सारी चीजों का एक तरह से उनको लाभ मिलने वाला है। एक चीज और, भोपाल शहर के हिसाब से हमारा बाईपास जो भोपाल बाईपास 4 लेन बीओटी टोल वाली परियोजना का जो था, उसमें पिछले 2 वर्षों में 145.87 करोड़ रुपए टोल एकत्रित किया गया और ये लगभग 77 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से ये टोल वसूला जाता है। इसका उपयोग मार्गों के उन्नयन, रखरखाव और राज्य बजट पर निर्भरता न रहे, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आज कैबिनेट ने इस टोल संग्रहण की अनुमति अभी दी है 19/7/26 से इसको 31/12/31 तक 5 वर्ष के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया है इसको टोल बढ़ाने के लिए। इस पैसे से मतलब हमारी जो दूसरी परियोजनाएं हैं और मार्गों के उन्नयन और नए निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और बाईपास भी हमारा जो भोपाल बाईपास है ये अप टू डेट रहे, मोटरेबल रहे और लोगों को बाहर से यातायात करने के लिए सुविधा युक्त रहे, इस बात की चिंता भी सरकार ने की। एक चीज और विशेष रूप से आज हुई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत सरकार के अंतर्गत जो गठित उपक्रम है नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हमने भूमि आवंटित करने का काम किया है। ये 2 तरह से लाभकारी होगी। एक तो हमारा पिछला वर्ष औद्योगिक वर्ष था, इस साल हम कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। तो सोयाबीन के ऊपर रिसर्च के लिए कोई इंडस्ट्री लगेगी तो एक इंडस्ट्री से जॉब भी क्रिएट होंगे और खासकर किसानों के लिए कि सोयाबीन उत्पादक किसान हैं उनको रिसर्च के माध्यम से फायदा भी होगा। किस तरह का बीज का इस्तेमाल करें, किस तरह से वो सोयाबीन में कीड़े आदि लगते हैं उससे निराकरण कैसे होगा। तो पूरा रिसर्च यूनिट हमारी जो इछावर में भाऊखेड़ी इछावर में लगने वाली है, उसमें लगभग 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करी है। और इसमें सरकार ने इसका भूभाटक का भी निर्धारित किया था पहले, लेकिन सरकार ने चूंकि कृषि कल्याण वर्ष एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा, इसके लिए सरकार ने इसको भूमि निःशुल्क देने का सरकार ने फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण चीज है हमारी कि जो मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन समितियां हैं हमारी, उनको लाभांश हम हर साल देते हैं। जो वनोपज हमारा जो वहाँ पर हमारी समितियों के लोग हैं या मजदूर हैं, वो जो काम करते हैं मजदूरी तो उनको मिलती है, साथ ही हम उन्हें लाभांश देने का काम भी करते हैं। आज फौरी तौर पर चर्चा हुई है, भविष्य में इस पर निर्णय होगा कि सरकार ये तय करने जा रही है कि अभी जो लोग उस पर काम करते हैं लाभांश सब में बांटते हैं। कई बार बाहर से मजदूर आते हैं, दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो हकदार सब वो भी होते हैं। सरकार इस बात पर आगे बढ़ रही है कि हम जो काम करने आएंगे सबको वाजिब मजदूरी मिले, लेकिन जो लाभांश है उसका वो लेके स्थानीय स्तर पर जो वन समितियां हैं जो वहाँ के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के उन गाँव के निवासी हैं, लाभांश उनमें ही वितरित किया जाए, इस बात के लिए सरकार आगे बढ़ी है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इस चीज को जमीन पर उतारने का काम होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में होगा कि रानी दुर्गावती की स्मृति में हम लोगों ने एक कैबिनेट जबलपुर में की थी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि रानी दुर्गावती जी के नाम से चलने वाले पुरस्कारों को और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कारों को थोड़ा सा इनको और व्यापक करने की आवश्यकता है। तो आज सरकार ने फैसला किया है कैबिनेट के माध्यम से कि जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते समाज में काम करने वाली ऐसी महिलाओं को अब हम 2 लाख रुपए रानी दुर्गावती पुरस्कार के रूप में राशि देंगे इस साल से। और
रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि भी जो वर्तमान में 1 लाख है उसे भी बढ़ाकर 2 लाख रुपए का करने का प्रस्ताव है, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। 4 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। उससे महत्वपूर्ण यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार इसमें काफी तेजी से बढ़ी है और महिलाओं को लगेगा कि अगर हम इस क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं तो सरकार भी हमको प्रोत्साहित करने का काम करती है और दूसरी महिलाओं को इस तरह प्रोत्साहन भी मिलेगा और आगे इस तरह के कामों के लिए उनको प्रेरणा भी मिलेगी। तो आज की कैबिनेट में इस तरह से रखा गया था। बाकी चीजें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के हमारे जो एक पटल पे विषय रखने वाले हैं उनको भी किया गया है। एक दुर्भाग्यजनक घटना मध्य प्रदेश में देवास में पटाखा फैक्ट्री में एक अग्नि दुर्घटना हुई थी। उसमें भी सरकार ने तय किया है कि एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन उसमें किया है, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पर इस न्यायिक जांच के बाद जो परिणाम आएगा उसके आधार एक कार्रवाई भी करने में हम सरकार सक्षम हो सके, इस बात के लिए निर्णय किया गया था। यही तो बना है। मुझे लगता है कि एक बार जब इस तरह से एक रिटायर्ड हमारे जो है जस्टिस उसमें उसके सदस्य होंगे, एकल सदस्यीय जांच समिति बनी है, अनुसमर्थन किया है उसका। पहले उसको दल गठित किया गया था, उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है और उनके जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई के लिए सरकार बढ़ेगी। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर अति बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश से बने हालातों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अल नीनो के प्रभाव के चलते प्रदेश के करीब 15% कम बारिश हुई, लेकिन वर्तमान में कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के चलते जलभराव और बाढ़ जैसी परिस्थिति बनी हुई है। सरकार इन हालातों को नियंत्रित करने के लिए लगातार राहत एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि अब तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 527 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। खंडवा की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि वहां फंसे 7 लोगों को होमगार्ड की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं वहां रेस्क्यू टीम भेजने के साथ ही प्रभावित लोगों तक भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर एक जिले से दूसरे जिले में रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी। आवश्यकता हुई तो एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है। बारिश का समय है, ऐसे समय में अल नीनो का असर तो है। यद्यपि बारिश 15% कम हुई है, लेकिन फिर भी जहां बारिश ज्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहां अभी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। और कहीं तो जैसे कल खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। अचानक बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने कारण से कई बार खतरे की स्थिति बनती है। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। कई जो लोग फंसे थे उनको भोजन का प्रबंधन करा रहे। हमने कहा कि राज्य के अंदर और भी ऐसे स्थानों पर अगर ज्यादा एक जिले में एक से ज्यादा कई जगह रेस्क्यू करना पड़ता है तो आसपास के जिलों से प्रदेश स्तर पर भी तालमेल करें। आवश्यकता पड़े तो एयर एम्बुलेंस भी लगाएंगे, लेकिन हर हालत में जो हमारा दायित्व है कि हम अपने राज्य के अंदर ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ है। और खासकर इस आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जहां पानी भराता है, नदी के किनारे मकान है, कोई घर है, तो हम भी सावधानी रखें जो रहवासी है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। मैं अपने होमगार्ड डिपार्टमेंट के माध्यम से ये जो आज इनके पास आया था और कंट्रोल रूम से बैठ करके जो इस रेस्क्यू में बचाए गए उन लोगों से भी हमने चर्चा की, जो बचा लेने वाले हैं उनसे भी बातचीत हुई और अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि हम बचे हुए बारिश के शेष समय में भी इसी प्रकार से दक्षता के साथ काम करें। और ये हमारी पुलिस का एक स्वर्णिम और गौरवशाली पक्ष भी है कि वो अधिकांश जगह अपनी सफलता के साथ इस
रेस्क्यू काम को सफलता के साथ पूरा करते हैं। यही है कि हमने कहा भी है, जैसे उदाहरण के लिए राजगढ़ की घटना की मुझे बताया गया है तो 9 इंच ही पानी था, लेकिन ड्राइवर माना नहीं और चौड़े पुल के बाद में भी थोड़ी पानी की साइड उसकी गाड़ी झुकी है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि ऐसी घटना होती तो बहुत दुखद होती है। अपनी जान जोखिम में डालकर अगर पुलिया पे पानी है तो कृपा करके गाड़ी न चलाएं, और जिला प्रशासन ने भी कहा कि आप सारे प्रबंधन करें कि वो गाड़ी लेके न जा पाए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 22 लाख लाडली बहनों को 2 माह की 99 करोड़ से अधिक की राशि अनुदान राशि का भुगतान किया। इसके अलावा समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत 35 लाख हितग्राहियों को 211.53 करोड़ की राशि का अंतरण किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 32वीं बैठक में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया। ये हमारा वास्तव में संकल्प कि हमने जो तय किया है, सरकार की सभी योजनाओं को जारी रखेंगे, समय पे जारी करेंगे, जिनकी हक की चीज़ें उनको दिलवाएंगे, विकास का काम भी बंद नहीं करेंगे और सब प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण की भावना का प्रकटीकरण भी करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप तक संदेश देना चाहता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे वैश्विक युद्धों के बीच में भी आज गैस की आपूर्ति भी कितनी चुनौती से बनाए रख रहे हैं। ये भी बड़ा कठिन दौर है। आसपास के देशों की तरफ अगर निगाह दबाएं तो सब दूर हाहाकार मचा हुआ। तो ये भी उसी प्रकार से सत्य है जैसे रासायनिक खाद और बाकी की आपूर्ति में भी किसानों के लिए हमारी सरकार वो भी प्रयास कर रही है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इस समय हम सब मिलकर के बारिश के दौर से भी गुजर रहे हैं। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि बारिश वैसे दिखने के लिए अच्छी हो रही है, लेकिन इनाल राज्य में 15% से अधिक बारिश अभी जितनी होना चाहिए उसमें कमी है। ऐसे में ये सीजन के कल ही मैंने बैठक जो की थी तो बताया गया कि हो सकता है आने वाले फसल में अभी तो पानी पूर गया है, लेकिन अगली जो फसल आएगी इसमें हमको कम पानी की फसल के लिए बढ़ना पड़ेगा। तो मैं इस अवसर पर सभी प्रशासन के अधिकारियों से, सभी आम जनता से, सभी भाइयों बहनों से अपील करूंगा कि आप अपने साथ भविष्य की तैयारी की मानसिकता भी बना के चलें। सरकार यथायोग के सारे प्रयास करेगी, लेकिन जो जो हमको सावधानी रखना है वो सबको रखना है। और ख़ास करके एक बार फिर मेरी अपनी ओर से गरीब, युवा, महिला और किसान सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ किसान कल्याण वर्ष मना करके हमारी सरकार उसमें भी ठोस काम कर रही है। राहुल गांधी लोकतंत्र के पावन मंदिर बीते 15 दिन से संसद की लगातार कार्यवाही बाधित कर रहे हैं और नित नए झूठे हथकंडे लगा करके देश को, सांसदों को और समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं बड़ी जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा कि अब गृह मंत्री जी जवाब दे इस कारण से संसद में कार्रवाई बाधित करते हुए एक विषय पे जब बात करने निकलते हैं, नीट की बात करेंगे, नीट की बात करने गए तो उन्होंने कहा अब ये गोली चलाने की बात हो जाएगी। गोली चली ही नहीं तो गोली चलाने की बात कैसे होगी। छात्रों की बात करते हैं लेकिन झारखंड के मसले पे तुरंत भाग करके यूपी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और अगर नेता प्रतिपक्ष है तो अपनी जवाबदारी से सदन में बात करे और अपक्ष विपक्ष की दोनों तरफ की बात आने दें। मैं इनके सदैव ऐसे निंदनीय व्यवहार की दुनिया भर में भारत की भी प्रतिष्ठा गिरती है। मैं मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और हम सब मिलकर के आज के इस दौर में दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश युवाओं का भारत है। ऐसे में भावी पीढ़ी के लिए भी ये अच्छा होगा कि हम अपने आचरण से, व्यवहार से पक्ष विपक्ष की मर्यादा को बना के चलें और ख़ास करके
हर दिन नया झूठ बोलने से, चालाकियाँ करने से जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है। और उनकी इस पूरे घटनाक्रम में न तो केवल उनकी इज्जत गिर रही है, बल्कि और भी उनके कांग्रेस सहित अपोजिशन के लोगों को भी परेशानी झेलना पड़ती है, इंसल्ट होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने आचरण से इन सारी बातों को सुधारें।